नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे हैं। तो देखिए, जैसा हम प्रॉमिस किए थे भाई साहब, वैसा प्रॉमिस पर हम खरे उतरे हैं। देखिए, आ गया है आपके सामने सॉलिड स्टेट का चैप्टर, ठीक है ना। तो आज हम लोग सॉलिड स्टेट का कुछ पार्ट ही डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि पार्ट बाय पार्ट वीडियोज आएगी। वन शॉट में चैप्टर को कंप्लीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल मेरे लिए नहीं, आपके लिए हो जाएगा ना। अब 4-5 घंटा का वीडियो बन जाएगा तो भाई साहब आप देखोगे नहीं, ठीक है। तो प्रॉब्लम तो ओवरऑल आपको ही है। तो हम लोग पार्ट बाय पार्ट वीडियोस ला रहे हैं। आप लोग थोड़ा सपोर्ट बनाए रखिए, देखिए कैसे उड़ाते हैं सारे चीजों को, ठीक है बच्चों। तो मैं अपने बारे में पहले ही बता दिया था कि मेरा नाम है विजेतानंद। तो देखिए भाई साहब, क्या है यहाँ पर दिया गया है, 12th केमिस्ट्री चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट। जैसा मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि पूरा केमिस्ट्री का कंटेंट यहाँ पर फ्री में पढ़ाया जाएगा, और मैं अपने वादे पर खरा उतरा हूँ। और भाई साहब आप भी अपने वादे पर खरा उतरिए, पढ़ाई कीजिए और एजुकेशन बाबा का नाम रोशन कीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट। चैप्टर का नाम है, फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का। बच्चों ये बात तो आपको समझनी चाहिए, एनसीईआरटी उठा के देख लीजिए। यानी चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट, फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का। अब इसमें सबसे पहले हमको क्या समझना है, सॉलिड स्टेट है तो भाई साहब पहले सॉलिड के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। सॉलिड के बारे में हम समझ लेते हैं। और यहां पर देखिए, यहां पर सॉलिड के बारे में हमको क्या समझना है, ध्यान से देखिएगा। चलिए, यहां पर आपको दे रखा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। अरे भाई साहब एक बात दिमाग में घुसाइए कि कैरेक्टरिस्टिक कहने का मतलब होता है गुण। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है गुण। जैसे हम यहां पर खड़े हैं, है ना, खड़े, तो हमारे अंदर आदमी वाला गुण है, तभी तो हम आदमी है ना। हमारे अंदर कोई और चीज का गुण आ जाएगा तो हम आदमी होंगे नहीं ना होंगे। उसी तरह से ये सॉलिड है ना, सॉलिड, सॉलिड के अंदर भी अगर सॉलिड वाला गुण होगा तभी तो वो सॉलिड कहलाएगा, नहीं तो सॉलिड कहला भी नहीं करेगा। घुस रही है ना दिमाग में। हाँ, तो हम लोग जानेंगे कि भाई साहब किसी चीज की पहचान उसके गुण के आधार पर ही तो करते हैं ना। तो यहां पर सॉलिड है, सॉलिड का भी तो कुछ गुण होगा ना। तो सॉलिड का जो गुण है उसी तरह से अब कुछ गुण होगा, उस गुण पर हम सॉलिड की पहचान करते हैं बच्चों। आइए देखते हैं पहला क्या है। पहला गुण है भाई साहब, दे आर फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। यानी ये जो सॉलिड्स होते हैं उनका जो वॉल्यूम होता है और उनका जो शेप होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। आइए, नहीं समझे, समझाता हूं। यानी सॉलिड का जो शेप है वो फिक्स होता है। जैसे यहां पर देखिए, ये पेन है। अब हम इस पेन को कितना दबाना चाहे, दबेगा क्या? नहीं दबेगा। पता चलेगा टूट जाएगा तो सर जो है कहेंगे सर आपके फीस में से काट लिया जाएगा। ठीक है ना। तो भाई साहब सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते। सॉलिड का शेप भाई साहब फिक्स होता है, ठीक है। कब तक फिक्स होगा? जब तक आप कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करो तब तक भाई फिक्स होगा, ठीक है। सॉलिड का जो शेप होता है फिक्स होता है और वॉल्यूम भी फिक्स होता है। समझ में आया? कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब देखिए क्या है दूसरा बात, सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड। जैसा कि आप लोग पहले जानते हैं, सॉलिड जो होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड कहने का मतलब क्या? क्लोजली पैक्ड कहने का मतलब यह है कि ये जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे, क्या बच्चों, एटम्स मॉलिक्यूल्स जो होंगे, एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस जो भी हों वो क्या होंगे, सॉलिड्स में क्या होते हैं, एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं। जरा एकदम छोटा छोटा, मतलब छोटा ही, थोड़ा ही जगह होता है। यानी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अगर बात करो तो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है, अंतरा आणुक स्थान जो होता है वो बहुत बहुत ही कम होता है, ठीक है ना। तो यही बात है, यही कारण है जिसके वजह से यानी सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ही कम होता है, जिसके वजह से सॉलिड्स जो है क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है ना। इसी से तो पता चल जाता है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो एटम्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, आयंस हो गए, वो सारे क्या होंगे, एकदम कस कस के एकदम एक दूसरे पर चढ़ल होंगे, एकदम पूरी तरह से टाइट होंगे। तो भाई साहब कोई चीज पूरी तरह से क्लोजली पैक्ड है तभी तो हम उसको सॉलिड कह रहे हैं ना। मेरे अंदर आदमी वाला गुण है तभी तो हम आदमी हैं, नहीं तो कुछ और चीज रहते। देखिए आगे समझ में आया दूसरा कैरेक्टरिस्टिक। तो भाई साहब ये सब कैरेक्टरिस्टिक है, ये सारे गुण के कारण ही बच्चों क्या होता है कि सॉलिड को हम सॉलिड कह पाते हैं ना। अब आगे देखिए क्या है,
दे आर रिजिड एंड हार्ड, यानी सॉलिड जो होता है ना वो बहुत कठोर होता है, बहुत ही ज्यादा कठोर होता है। अब कोई कह देगा अरे भैया बताओ तो इस सॉलिड कला कठोर होता है, तो इसका कारण है। अब ये जैसे जस्ट हम इससे इंटर रिलेट कर सकते हो आप यहां पर, क्यों? सॉलिड क्लोजली पैक्ड होता है, उसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पर एकदम पकड़ के बैठे हुए हैं। अब एक दूसरे को मान के चलिए हम ये हाथ को एकदम जोर से पकड़े हुए हैं तो ये हार्ड नहीं हो जाएगा? वही बात तो है यहां पर है। ये जो सॉलिड्स के एटम्स मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे को बहुत टाइटली बॉन्डेड रखते हैं, बहुत टाइटली बांधे हुए रखते हैं। इसी के लिए हमारा जो सॉलिड्स होता है वो बहुत रिजिड होता है, बहुत ही हार्ड होता है। कंसेप्ट क्लियर? हाँ, नेक्स्ट देखिए, चौथा पॉइंट क्या है? ड्यू टू क्लोजली पैक्ड द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स कांट मूव बट दे कैन ऑसिलेट या वाइब्रेट एट देयर मीन पोजीशन, इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब समझो सॉलिड, अब जैसा कि मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, ये तो देख लो यहां भी ठीक है, नहीं तो हम यहां पर बता रहे हैं। ये जो होता है वो इस तरह से क्लोजली पैक्ड होता है। ये देखिए इसके एटम्स मैं बना रहा हूं, सॉलिड के एटम्स, ये देखिए कुछ इस तरह से क्लोजली पैक्ड होता है। देखिए बच्चों आराम आराम से पढ़ते जाएंगे और सीखते जाएंगे बहुत अच्छा से, ठीक है? कहीं भी आपका जो है दिक्कत हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स आप ही के लिए खाली होता है, कमेंट बॉक्स में पूछिए सवाल, और नेक्स्ट डे जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें मैं उस प्रॉब्लम का निदान दूंगा या कमेंट में उसका निदान दे दूंगा। अब देखिए ये क्या है, ये मान लीजिए ये एटम्स है, मान लेते हैं ये एटम्स है, यानी सॉलिड्स का एटम जो है, सॉलिड का एक सॉलिड है और वो सॉलिड का एटम यहां पर इस तरीके से अरेंज है। अब समझो यहां पर देखो कितना कम जगह है, यहां पर आप देख सकते हो ना, यहां पर देखो कितना कम जगह है, देख रहे हो? एकदम बहुत ही कम यहां पर स्पेस होता है, जिसके वजह से ये पूरा टाइटली बॉन्डेड है ना। इसी के लिए यानी ये जो एटम्स होते हैं सॉलिड में वो एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं, एकदम इसमें जगह ही नहीं होता। अब जगह नहीं होता, इसी के लिए भाई साहब ये यहाँ से ये वाला ए, मान लीजिए इसका ये पार्टिकल को हम ए नाम देते हैं और ये पार्टिकल को हम ई नाम देते हैं। तो अगर ये ए पार्टिकल ई के पास आ सकता है, ए पार्टिकल मूव करते हुए टाइन 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 ई के पास आ सकता है? ई के बगल में नहीं आ सकता, क्योंकि यह एक दूसरे से पूरी तरह से बंधा हुआ है। अरे भाई साहब हम देखिए, हमको कोई पकड़ा हुआ है, हमको मान चलिए इधर से भी कोई एक लड़का पकड़ा हुआ है, इधर से भी कोई एक लड़का पकड़ा हुआ है, लड़की नहीं पकड़ी हुई है, लड़का, लड़की इधर से भी और इधर से भी। तो अब ये दोनों पकड़ा हुआ है, हम इधर ना जा, मतलब इतना जोर से पकड़ा हुआ है कि ना हम आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं, समझ में आ रहा है ना? तो उसी तरीके से यहां हो रहा है, ये पूरी तरह से बंधा हुआ है ना, पूरी तरह से बंधा हुआ है, तो ये ए वाला ई के बगल में नहीं आ सकता। बस वही बात तो यहां पर बोल रहा है कि पूरा तरह से एटम्स मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिसके वजह से सॉलिड का जो पार्टिकल होता है ना तो इधर जा सकता है ना ही इधर जा सकता है, ना इधर ना इधर और ना इधर, ना आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं नहीं जा सकता। लेकिन बच्चा एक काम वो कर सकता है, एक काम क्या कर सकता है? दे कैन ऑसिलेट और वाइब्रेट एट देयर मीन पोजीशन, यानी वह ना तो इधर जा सकता है ना तो इधर जा सकता है, ना आगे जा सकता है ना पीछे जा सकता है, ना ऊपर जा सकता है ना नीचे जा सकता है, ना दाएं जा सकता है ना भाई कहीं नहीं जा सकता। एक काम वो कर सकता है, अपने जगह पर खड़ा होके, ये देखिए अपने जगह पे खड़ा होके ऐसे ऐसे तो कर सकता है ना, अपने जगह पे तो वाइब्रेट हो सकता है, भले हम इधर ना जा सके हम इधर ना जा सके, लेकिन अपने स्थान पर ऐसे ऐसे तो कर सकते हैं ना। अब सपोज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, यानी एक एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूं। आप भाई साहब आप गए बस से कहीं जा रहे हैं, जैसे हम समस्तीपुर में ही हम लोगों का मतलब अभी सब कुछ है, तो समस्तीपुर में मान के चलिए हम अभी अपने घर पे हैं और घर से हम आ रहे हैं समस्तीपुर। भाई साहब समस्तीपुर में जो गाड़ी होती है, बस होती है, उसमें बहुत ठूसम ठूस भीड़ होता है। मान के चलिए हम उस बस में चढ़ गए, एकदम इतना भीड़ है उसमें, इतना भीड़ है, इतना भीड़ है कि कह नहीं सकते, एक पैर आगे रखने का जगह नहीं है और हम भाई साहब बीच में एकदम फंसे हुए हैं इस तरह से, ना तो हम इधर जा सकते हैं ना ही हम इधर जा सकते हैं। लेकिन अब देखिए हम यहाँ पर जो खड़े हैं बस में, हमारे बस के साइड में भी एक अंकल है, इधर भी अंकल है, आगे भी अंकल है, पीछे भी अंकल है, ठीक है? तो अब हम क्या कर सकते हैं? अब हमको तो जगह चाहिए ना, हमको एडजस्ट होने के लिए जगह चाहिए, नहीं तो पता चलेगा हमारा जो इतना ना कसा हुआ है बस में, इतना ना भीड़ है कि हाथे तोड़ दिया। तो हमको भी तो जगह चाहिए एडजस्ट करने के लिए। तो भाई साहब हम बस में क्या करेंगे? देखो खड़ा होके ऐसे करेंगे, हट हट हट
है उधर होइए, है ऐसे ऐसे तो करेंगे ना जगह बनाने के लिए। अरे भाई करेंगे कि नहीं? बस पार्टिकल भी जो है ना, सॉलिड में जो पार्टिकल होता है वो भी ऐसा ही करता है, वह भी अपने जगह पर ही है 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 मतलब ऑसिलेट करता है, वाइब्रेट करता है, कंपन होता है अपने ही जगह पे, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करता है। घुस गई होगी दिमाग में। नेक्स्ट देखते हैं, दे डू नॉट हैव फ्लूइडिटी, हैंस दे हैव वेरी लो डिफ्यूजन टेंडेंसी। इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको भी समझ लेते हैं क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कलर दूसरा ले लेता हूं। चलिए, ये जो सॉलिड होती है ना, सॉलिड में फ्लूइडिटी जो है नहीं होती है। क्या होती है? फ्लूइडिटी नहीं होती है। फ्लूइडिटी का मतलब होता है बहने की प्रकृति। अब सुने हैं कभी ऐसा सुने हैं कि बहती घरों सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। अरे भाई ज्यादा गाना गाएंगे तो कॉपीराइट मार देगा। तो समझ में आ रहा है, घर कभी बह सकता है, घर कभी बह सकता है, आदमी कभी बह सकता है, ईंट कभी बह सकता है। अरे भाई सॉलिड कभी बह सकता है, ऐसा सुने हो क्या? नहीं ना सुने हो? हाँ वही बात तो। अरे भाई साहब, ईंट कब बहने लगा, घर कब बहने लगा? अरे पानी तो बहता सुने हैं, पानी बह रही है वो तो हमने सुना है, हवा बहती है वो भी हमने सुना है, लेकिन घर कब से बहने लगा भाई साहब? तो यस वही बात है कि सॉलिड में बहने की प्रकृति नहीं होती है, सॉलिड बह नहीं सकता। अब क्यों नहीं बह सकता? क्योंकि इसके एटम्स मॉलिक्यूल्स इतना ना टाइट टाइट बंधे हुए हैं एक दूसरे से, ये इसको पकड़ के रखा हुआ, ये इसको पकड़ के रखा हुआ, एकदम इसको जाना ही नहीं दे रहा, तो कहां से बहेगा? ये उसको पकड़े हुआ, ये उसको, सब एक दूसरे को पकड़े हुए जोर से। अब जोर से पकड़े हुए हैं तो ना वो इधर जा पाएगा ना उधर जा पाएगा। ठीक है, तो सॉलिड में फ्लूइडिटी जो है वो नहीं होती है, वो बह नहीं सकता। क्यों नहीं बह सकता? क्योंकि उसके पास जो डिफ्यूजन का टेंडेंसी है वो बहुत बहुत ही कम है। ठीक है, इसी के लिए वो बह नहीं सकता। घुस गए दिमाग में ना, आ गया समझ? चलिए अब देखते हैं। और हाँ, सॉलिड में तो बहुत कम होती है, याद रखो, मैं बता देता हूं। सॉलिड में डिफ्यूजन बहुत कम होता है, लेकिन हमारा अगर बात करें गैस में, तो गैस में डिफ्यूजन बहुत ही ज्यादा होता है। अरे भाई साहब, ये आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं बता देता हूं। अगर परफ्यूम देखे ना, परफ्यूम का मारिए, ऐसे मारिए तो पूरे रूम में तुरंत फैल जाता है, तो वही तो है डिफ्यूजन। यानी अगर एक, व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन क्या होता है कि जब एक मैटर और दूसरा मैटर का पार्टिकल्स आपस में इंटरमिक्स कर जाए, तो वही तो डिफ्यूजन होता है। तो डिफ्यूजन जो है ना सॉलिड में कम होता है। ठीक है, सॉलिड में कम होता है। क्यों सॉलिड में डिफ्यूजन कम होता है? क्योंकि उसके अंदर जगह है। आप देखिए, इसके अंदर जगह है ही नहीं जो दूसरा पार्टिकल इसके अंदर घुस पाएगा। दूसरे मैटर का पार्टिकल इसमें कैसे घुस पाएगा? क्योंकि इसके अंदर तो जगह ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए सॉलिड में जो डिफ्यूजन होती है वो बहुत कम होती है, बहुत ही ज्यादा कम होती है, बहुत ही ज्यादा, यानी लो होती है। और अगर लिक्विड में बात करें तो लिक्विड में थोड़ा ज्यादा होता है सॉलिड से डिफ्यूजन, और अगर हम गैस में बात करें तो सबसे ज्यादा होता है। जैसे अब ये सेंट यहां पर छींटे है तो देखो पूरे रूम में चला जाएगा। घुस गई दिमाग में? चलिए अब ये भी बात समझ में आ गया। अगला है लिस्ट कंप्रेसिबिलिटी एक्सेप्शन स्पॉन्ज और रबर। देखो ना भाई, ये तो समझ में आ गया, सारा तो एक ही खेल है यहाँ पर। कोई दिक्कत है? आप सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हैं, यही तो मैं बताया था। इसको अगर हम चिपेंगे तो चिपाएगा नहीं ना, चिपाएगा। यानी सॉलिड जो है, सॉलिड लेस कंप्रेसिबल होता है, यानी कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है। यानी हम सॉलिड को आसानी से दाब नहीं सकते। हाँ, ग्रेट खली वगैरह दाब सकता है, वो तो तोड़िए देगा। समझ में आ रहा है? तो सॉलिड में जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो कम होती है। एक्सेप्शन है इसमें, अब इसमें भी एक्सेप्शन है स्पॉन्ज। अरे भाई स्पॉन्ज की बात करें तो स्पॉन्ज जानते हैं ना, स्पॉन्ज को आराम से ऐसे चीप देंगे, ऐसे चीपेंगे तो पूरा चिपा जाएगा। लेकिन हैंस अगर बात करें तो वो भी तो सॉलिड ही होता है। स्पंजवा देखे है ना जी, स्पंजवा में क्या बात होता है, स्पंजवा को जैसे चीपेंगे तो चिपा जाता है ना, बस। लेकिन है तो वो सॉलिड। क्यों? क्योंकि स्पॉन्ज जो होता है ना, स्पॉन्ज में होता है क्या, स्पॉन्ज में कुछ खाली जगह होते हैं जिसमें एयर भर जाता है। जिसमें क्या होता है? एयर भर जाता है। और एयर भर जाने के कारण ही वो क्या होता है, जब हम चिपते हैं तो एयर बाहर निकल जाता है, जब हम
छोड़ते हैं, यानी जब उसको आप चिप नहीं रहे होते छोड़ देते हैं तो भाई साहब फिर से एयर अंदर चला जाता है। तो ये सारा खेल यहाँ पर हो रहा होता है। रबर में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। इसीलिए उसको कंप्रेस करना बहुत आसान हो जाता है। कोई दिक्कत? अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो भाई साहब, मैं थोड़ा साइड हो लेता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। यस, ले लिया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है भाई साहब। सभी चीजों को आराम से देखते जाना हम लोगों को। चलिए अभी हमने सॉलिड के बारे में पढ़ा, सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ा, यानी सॉलिड को हम कैसे पहचानें कि भाई सॉलिड वे है। जैसे हम आदमी हैं तो हमको कैसे पहचानेगा तुम लोग कि भाई हम आदमी हैं? आदमी वाला गुण है ना, 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंख है, ठीक है ना। हाँ चलिए, तो ये बात आपको समझ में आया, सॉलिड्स के बारे में आपने समझ लिया। अब सॉलिड के टाइप कितने होते हैं, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। सॉलिड का क्लासिफिकेशन हम लोग देख रहे हैं, सॉलिड को कितने भागों में बांटा गया है। सॉलिड जो है 2 पार्ट में इसको बांटा गया है सॉलिड को। पहला है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा है एमॉर्फस सॉलिड। समझिएगा भाई, सॉलिड का क्लासिफिकेशन अगर बात करें तो 2 टाइप का होता है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा एमॉर्फस सॉलिड। नींद नहीं ना आ रही है बच्चों? आएगी तो भाई साहब क्या कर सकते हैं। देखिए अब यहां पर हम दोनों का डिफरेंस यहीं पर देख लेते हैं बहुत मस्ती तरीके से। अब क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड? अरे क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड देखिए ना हो, अरे देखिए, हाँ अरे भाई हाँ यहाँ देखिए, फर्स्ट देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड पार्टिकल्स हैव रेगुलर 3D अरेंजमेंट फॉर लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अरे भाई यही तो मेन चीज है, यानी ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर होता है, 3D अरेंजमेंट होता है, ठीक है। रेगुलर 3D अरेंजमेंट होता है लॉन्ग रेंज के लिए, बहुत दूर तक के लिए। जैसे मैं बताता हूं, ये देखिए, यह एक एटम है, मान लीजिए यह एक एटम है, यह एक एटम है, ये देखिए इस तरह से सजाया गया। फिर देखिए यहाँ पर एक एटम है, फिर एक एटम है, मतलब एक देख रहे हैं ना, ये देखिए ये ए तरीके से है, मान लेते हैं ये बी तरीके से है, फिर ये ए तरीके से है, फिर ये बी तरीके से है, ये फिर ए तरीके से है, ये फिर बी तरीके से है, और फिर ये ए तरीके से। तो देख रहे हैं सारा पैटर्न एकदम रेगुलर है। क्या है? रेगुलर है, इसमें कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है, पूरा चीज रेगुलर है। देखिए ये सीट के बाद फिर इसके बीच में आ गया, फिर ये जो है इस दोनों के, यानी ये वाला देखिए ये सीधा चला गया, और इस दोनों ये और ये के बीच में जो है इस दोनों के डिप्रेशन में एक एटम आया। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरीके से। तो यहाँ पर जितना भी देख रहे हैं ये रेगुलर है, पूरी तरह से रेगुलर है, और ऐसा नहीं कि थोड़ी दूर के लिए रेगुलर है, बहुत दूर के लिए यहाँ पे रेगुलर है। आप देख रहे हैं ना यहाँ पर कितने दूर तक के लिए रेगुलर है, यहाँ पर देखिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये यहीं पर रुक जाएगा, ऐसा नहीं, ओ वेरी सॉरी, ऐसा नहीं कि ये यहीं पे रुक जाएगा, ये आगे भी यहीं पर आ गया। चलिए, ऐसा नहीं कि ये यहीं तक रुकेगा, इसके आगे भी ऐसे इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से चलता जाएगा। तो इसका जो अरेंजमेंट होता है लॉन्ग रेंज के लिए होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि शॉर्ट रेंज के लिए, एकदम लॉन्ग रेंज के लिए होता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड पार्टिकल्स हैव रेगुलर 3D अरेंजमेंट, इनका 3D अरेंजमेंट भी होता है। अभी तो भाई 2D दिख रहा है, पीछे से भी होगा। अभी मैं आगे जैसे ही आगे लेक्चर्स पब्लिश होते जाएगा यूट्यूब पे तो आपको पता चलते जाएगा, ठीक है ना। अभी तो ये 2D अरेंजमेंट है, लेकिन होता है इसका 3D अरेंजमेंट, ठीक है। ये इस तरह से पीछे भी होगा, इस तरह से सबका, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? तो हमारा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो उसका जो पार्टिकल्स होता है वो रेगुलर 3D अरेंजमेंट में बहुत दूर तक लॉन्ग रेंज के लिए अरेंज होते हैं। घुस गया? चलिए, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं क्रिस्टलाइन का ये एग्जांपल है। अगला है भाई साहब क्या है? एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस में बात करते हैं, पार्टिकल्स हैव रेगुलर 3D अरेंजमेंट फॉर वेरी शॉर्ट रेंज ऑर्डर। गॉट इट बच्चों? बस इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, बात खत्म है। पार्टिकल्स हैव रेगुलर 3D अरेंजमेंट फॉर वेरी शॉर्ट रेंज ऑर्डर। अरे भाई साहब, इसका ठीक उल्टा है ना। देखिए ऐसा नहीं कह रहा कि सारे बंदी गलत है, ये सारा गाना नहीं, वो भी है, उसका भी एक टाइम आता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा
कि यहां पर जो एमॉर्फस सॉलिड होता है वो रेगुलर 3D अरेंजमेंट में नहीं जुड़े होते हैं लेकिन बहुत ही कम दूरी के लिए, शॉर्ट रेंज के लिए, एकदम छोटी दूरी के लिए जुड़े होते हैं। जैसे यहाँ पर एक दोनों, ये देखिए एक यहाँ, तो फिर ये देखिए, फिर यहाँ पर फॉलो हुआ, फिर यहाँ पर नहीं फॉलो हुआ, फिर देखिए यहाँ पर फॉलो हुआ, फिर आगे नहीं हुआ। तो इस तरह से देखिए, फिर यहाँ पर फॉलो हुआ, फिर आगे नहीं हुआ। तो रेगुलर अरेंजमेंट तो होता है लेकिन शॉर्ट रेंज के लिए, कम दूरी के लिए यहाँ पर अरेंजमेंट होता है। समझ में आया ये बात? कोई दिक्कत यहां तक तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अरे भाई साहब ये बहुत आसान ही तो हो। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए दूसरा है कि दे हैव रेगुलर क्लीवेज। क्लीवेज कहने का मतलब क्या है कि भाई साहब अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को लो, और यहां पर लो और चाकू से ऐसे काट दो। क्या करो, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड लो और चाकू से या कोई उसका कोई भी चीज काटने वाला है उससे कट कर दो उसको। तो कट करने के बाद जो सरफेस यहां पर खुल के आएगा आपके सामने, वो सरफेस स्मूथ होगा। क्या होगा? स्मूथ होगा। यही प्रॉपर्टी को क्लीवेज प्रॉपर्टी बोला जाता है। समझ में आया? क्या करो, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड ले लो भाई, क्या लो क्रिस्टलाइन सॉलिड ले लो, और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बाद उसको क्या करो, एक चाकू से कट करो। कट करने के बाद उसका जो सरफेस आएगा, ठीक है, वो सरफेस क्या होगा? स्मूथ होगा। ठीक है, स्मूथ होगा। कोई दिक्कत? अरे भाई साहब क्या लिखा जा रहा है? उसका सरफेस क्या होगा? पूरी तरह से स्मूथ होगा, आपको दिख रहा है। ठीक, चलिए अब एमॉर्फस की बात करें। एमॉर्फस सॉलिड लो, ठीक है, एमॉर्फस सॉलिड लो और उसको भी चाकू से कट करो, लेकिन उसका जो सरफेस आएगा वो स्मूथ नहीं होगा। वो क्या होगा? खुरदुरा होगा। देख रहे हो यहाँ पे, उसका जो सरफेस आएगा वो क्या होगा? खुरदुरा होगा, इरेगुलर होगा। यहीं पर यहाँ पर देख रहे हैं कि दे हैव इरेगुलर क्लीवेज, यानी हमारा जो एमॉर्फस सॉलिड होता है वो उसके पास क्या होता है? इरेगुलर क्लीवेज होता है। अगर उसको काटो तो भाई साहब उसका जो सरफेस आता है वो क्या होता है? खुरदुरा आता है। ठीक है, घुस गई दिमाग में। चलिए अच्छा, अगला है तीसरा है, मतलब तीसरा पॉइंट है क्रिस्टलाइन सॉलिड का बात कर रहा हूं मैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मैं बात करूंगा। चलिए अच्छा, इधर नहीं चल रहा ना, इधर। तो तीसरा मैं बात करूंगा क्रिस्टलाइन सॉलिड में कि ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? शार्प होता है। क्या होता है? शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। मतलब शार्प मेल्टिंग पॉइंट कहने का मतलब आपको समझ में आया? शार्प मेल्टिंग पॉइंट कहने का मतलब अगर कोई भी सॉलिड का टेम्परेचर यानी मेल्ट होने का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो ही जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी सॉलिड है, मान लेते हैं वो मेल्ट होता है, वो पिघलता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो वह 99 में मेल्ट नहीं होगा। उसको पूरी तरह से पूर्णतः 100 डिग्री सेल्सियस ही चाहिए। अगर 100 डिग्री दोगे तो जाके मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी का मतलब होता है शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अगर किसी का मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है या 200 डिग्री सेल्सियस है कोई भी मेटल का, या 1500 डिग्री सेल्सियस है, तो वह एग्जैक्ट वही डिग्री सेल्सियस, एग्जैक्ट वही टेम्परेचर पर जाकर मेल्ट करता है। इसी को बोलते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट। समझ में आया? तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है भाई साहब? शार्प होता है, एकदम शार्प। ठीक है, यानी जितना टेम्परेचर पर वो मेल्ट होना है उतना ही टेम्परेचर पर होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर 200 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होना है तो 199 ही पर हो जाएगा। नहीं, 200 है तो 200 में होगा। देखिए अगला एमॉर्फस सॉलिड की बात करें तो एमॉर्फस सॉलिड में बात करेंगे तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो रेंज होता है। इसके बीच में क्या होता है? रेंज होता है, यानी रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। यानी कहने का मतलब जैसे मान के चलिए प्लास्टिक वगैरह हो गया। प्लास्टिक क्या है? एमॉर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल है। प्लास्टिक को अगर आप मेल्ट करना चाहो तो पहले क्या होगा? पहले वो क्या होगा? धीरे धीरे मुलायम होगा, तब जाके वो मेल्ट करता है। तो ये सारे जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं वो एमॉर्फस सॉलिड का एक फिक्स टेम्परेचर नहीं होता है कि भाई साहब अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर ही मेल्ट होगा। नहीं, उसका रेंज होता है। जैसे अगर हम बात करें प्लास्टिक का, अगर मेल्ट होने का मान लेते हैं 100 से 110 डिग्री सेल्सियस, ये है
ठीक है। अगर हम बात करें कि अगर प्लास्टिक है, प्लास्टिक का जो मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें, वो मेल्टिंग पॉइंट है, रेंज में आता है, क्या होता है, एक रेंज में आता है 100 से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस के बीच में वो मेल्ट होगा। जैसे पॉलीथीन हो गया, रबर हो गया, ठीक है, ये सारे के पास रेंज होता है, ऐसा एग्जैक्ट टेम्परेचर नहीं होता है। प्लास्टिक 100 से लेकर 110 के बीच में हो जाएगा। अगर आप 105 देंगे तो फिर भी हो जाएगा, 101 देंगे तो फिर भी धीरे धीरे शुरू होगा। तो यानी इसका जो टेम्परेचर होता है मेल्ट करने का, वो क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, वो रेंज में होता है। घुस गया दिमाग में? आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला है एनआइसोट्रोपिक इन नेचर। व्हाट इज एनआइसोट्रोपिक इन नेचर? एनआइसोट्रोपिक इन नेचर कहने का मतलब डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है वो देख लेते हैं। एनआइसोट्रोपिक, देखिए अभी मैं समझा रहा हूं, टेंशन नहीं लेना है। फिजिकल प्रॉपर्टी कहने का मतलब यहां पर क्या है, देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत सारे होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को RI से भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी को हम दिखाते हैं ये वाले सिंबल से, रो से। तो ये सारे जो है क्या है भाई साहब, ये सारे हमारे क्या है, ये सारे हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, एनआइसोट्रोपिक। कहने का मतलब क्या है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ना, उनका नेचर होता है एनआइसोट्रोपिक। यानी हम कोई से भी डायरेक्शन में चल जाए, देखिए हम यहाँ पे खड़े हैं ना, इस डायरेक्शन में चले जाए तो हमको कुछ और प्रॉपर्टी मिलेगा फिजिकल वाला, इधर चल जाए तो कुछ और फिजिकल प्रॉपर्टी, इधर चल जाए तो कुछ और फिजिकल प्रॉपर्टी, इधर चल जाए तो कुछ और है, इधर चल जाए तो कुछ और है, इधर चल जाए तो कुछ और है। समझ में आ रहा है ना? तो आप कोई से भी डायरेक्शन में चले जाए, फिजिकल प्रॉपर्टीज बदलता रहेगा, किसमें, क्रिस्टलाइन सॉलिड में। इसका हम बेहतरीन एग्जांपल भी आपके सामने पेश करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। फिलहाल में समझिए कि एनआइसोट्रोपिक कहने का मतलब क्या है कि हम कोनो डायरेक्शन में चल जाए, ई दिशा में चल जाए तो कुछ और फिजिकल प्रॉपर्टी, ई दिशा में चल जाए कुछ और फिजिकल प्रॉपर्टी, ई दिशा में चल जाए कुछ और फिजिकल प्रॉपर्टी। मतलब यही बात है कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। कोई भी डायरेक्शन चल जाए भाई साहब, हमको फिजिकल प्रॉपर्टी क्या मिलेगी, डिफरेंट ही मिलेगी। अभी मैं बता रहा हूं। जैसे यहां पे देखिए, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल है, क्योंकि इसका जो पार्टिकल्स है वो एकदम रेगुलर मैनर में अरेंज है। यहां पे देखिए, ये देखिए एक पार्टिकल है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, फिर देखिए यहाँ 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 यहाँ, एकदम रेगुलर तरीके से है। अब देखिए अगर आप इधर जाएंगे इधर जाएंगे तो देखो आपको क्या मिलेगा। ए भाई साहब एक मिनट, हम आ रहे हैं, खिचड़ी बना रहे हैं, तुम खा रहे हो, मैं देख रहा हूं। चलो देखो क्या है कि आप इस डायरेक्शन में आप जाओ, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आप चूज कर लिए। मान लो आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, क्या कर रहे हो आप, इस डायरेक्शन में जा रहे हो। अब इस डायरेक्शन में आपको क्या मिल रहा है, एक ग्रीन बॉल मिल रहा है, फिर एक पिंक, ग्रीन पिंक, ग्रीन पिंक, ग्रीन पिंक। यहां पे क्या हो रहा है भाई, यहां पर फर्स्ट वाले केस में क्या हो रहा है, ये बी है ना, मान लेते हैं बी, बी वाले केस में क्या हो रहा है, ग्रीन, ग्रीन पिंक, ग्रीन पिंक, ग्रीन पिंक, एकदम क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ग्रीन पिंक, ग्रीन पिंक, ग्रीन पिंक आपको मिल रहा है। अगर बी में जा रहे हो, अगर आप ए में जा रहे हो तो देखो सिर्फ आपको मिलेगा पिंक पिंक पिंक, आप पिंक पिंक पिंक। अब कोई और डायरेक्शन चूज कर लो तो कुछ और ही मिलेगा। ठीक है, तो आप डायरेक्शन तो चेंज कर रहे हो। आप देखो पहले आप इधर गए, उसके बाद आप इधर गए, डायरेक्शन तो चेंज किए, लेकिन हमको प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है। क्या नई नई प्रॉपर्टी हमको मिल रही है। अब हम आपको बताते हैं, जैसे एक डायमंड ले लीजिए, हीरा सबका शौक होता है, काश मेरे पास हीरा होता तो मैं क्या ना करता। ठीक है, ऐसी बात। तो एक आप डायमंड ले लीजिए, ठीक है। अब उस डायमंड में देखिए, आप इधर से देखिएगा तो कुछ और दिखेगा, यानी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मान लीजिए ये हम डायमंड ले लिए एक, अरे भाई ये डायमंड के बदला कुछ और बन गया, मान लेते हैं डायमंड है, ये डायमंड है, और ये कलम ले लिए। आप इधर से आप कलम को देखें तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और मतलब आएगा, मतलब कुछ और तरीके से दिखेगा। इधर से किए तो कुछ और दिखेगा। ऊपर से डायमंड को उस पेन से देखे, क्योंकि डायमंड ट्रांसपेरेंट होता है, डायमंड के आर पार थोड़ा देखा जा सकता है,
तो डायमंड के ऊपर कलम रखेंगे तो कुछ और तरीके से दिखेगा, नीचे रखेंगे तो कुछ और तरीके से दिखेगा, इधर आगे रखेंगे तो कुछ और तरीके से दिखेगा, इधर रखेंगे तो कुछ और तरीके से दिखेगा। तो डायमंड क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और उसमें जो है ना अलग अलग तरीके से सारा कुछ दिख रहा होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, अलग अलग हो जाती है वहां पर। वही बात तो यहां पर कह रहे हैं। अब एनआइसोट्रॉपिक का मतलब समझ में आ गया ना कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। चलिए अब यहां देखिए एमॉर्फस सॉलिड में बात करते हैं कि ये जो एमॉर्फस सॉलिड होता है वो आइसोट्रोपिक इन नेचर होता है। आइसोट्रोपिक इन नेचर कहने का मतलब समझे बच्चे, अब देखिए ना हो कि सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। कोई सा भी डायरेक्शन में आप चल जाओ, चाहे इधर चल जाओ, चाहे इधर चल जाओ, इधर 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 ऊपर नीचे कहीं भी चल जाओ, आपको जो प्रॉपर्टीज मिलने वाली है सेम ही मिलने वाली है। यहां पर देखो ग्रीन पिंक, ग्रीन पिंक, ग्रीन पिंक है। आप इधर जा रहे हो तो ग्रीन पिंक, ग्रीन पिंक, ग्रीन पिंक, ग्रीन पिंक। आप इधर जा रहे हो ना, देखो इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, ग्रीन, ग्रीन पिंक, ग्रीन पिंक, ठीक है। नहीं लिख रहा है उधर, उधर भी ग्रीन पिंक। अच्छा आप इधर चल जाओ, इधर भी ग्रीन, इधर भी पिंक, ग्रीन, पिंक, ग्रीन, पिंक, ग्रीन। मतलब किधर भी चले जा रहे हो सेम ही चीज ना मिल रही। आप अब चलो ये ए था, ये ए था, चलो अब इधर से देखो, इधर से देखो, इधर भी क्या सेम, मतलब आप किधर भी चले जाओ आपको सेम चीज ही मिलेगी। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान के चलिए एक मेला है, मेला 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 में तो अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। तो आप किधर भी चल जाओ तो उधर एक्स वाई जाति के लोग मिलेंगे, इधर चल जाओ इधर भी एक्स वाई जाति के ही लोग मिलेंगे। तो आप क्या कह सकते हो कि एमॉर्फस सॉलिड जो होता है कि आप कोई सा भी डायरेक्शन आप चले जाओ, हर एक डायरेक्शन में आपको एक ही चीज मिलेगा, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम ही होगी। जैसे इसका एग्जांपल होगा पॉलीथीन। पॉलीथीन क्या होता है, पॉलीथीन भी जो है उजला पॉलीथीन भी ट्रांसपेरेंट होता है। पॉलीथीन के इधर से, पॉलीथीन के पीछे आप कलम रख दो, अब फिर मतलब यहाँ पर पॉलीथीन रख दो, इसके पीछे एक पेन रख दो, फिर देखो पेन ऐसा ही दिखेगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। फिर इधर आगे से देखो फिर भी कोई बदलाव नहीं। तो पॉलीथीन के आर पार पेन दिखती है तो भाई साहब हर एक तरह से आप चाहे ऊपर से देख लो, नीचे से देख लो, सुता के देख लो और लटा के देख लो, कैसे भी देख लो पेन का आकार वही होगा, पेन एकदम सेम तरीके से ही दिखेगा। तो मतलब एमॉर्फस सॉलिड जो होता है वह कोई सा भी डायरेक्शन में आप चले जाओ उसमें जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, सेम होती है। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। डिफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी डिफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन कहने का मतलब कि द अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, सॉरी द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू फॉर्म लिक्विड टू सॉलिड, यानी लिक्विड से एक मिनट, मेरे कहने का मतलब यह है कि हीट ऑफ फ्यूजन कहने का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म सॉलिड टू लिक्विड। यानी कोई भी एक चीज सॉलिड है, यहाँ पे देखिए कोई भी एक चीज सॉलिड है उसमें कितना हीट दे जो हमारा लिक्विड बन जाए, ठीक है। तो उतना वो जो हीट है ना उसी को, उसी पर्टिकुलर हीट को, जितना हीट हम दे रहे हैं जिससे वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, वही पर्टिकुलर हीट को हम हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। समझ में आया? तो इनका जो हीट ऑफ फ्यूजन होता है ना क्रिस्टलाइन सॉलिड का, वो क्या होता है, डेफिनेट होता है। क्या होता है, डेफिनेट होता है। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड की बात करें तो उसका कोई भाई डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होता है। अभी तो हम बताएं ना कि रेट मतलब क्या होता है कि हमारा एमॉर्फस सॉलिड का रेंज होता है टेम्परेचर का, वो यानी फिक्स नहीं होता उसका टेम्परेचर, भाई कितना हो डिग्री पर मेल्ट हो जा रहा है। तो यहां पर जो हीट ऑफ फ्यूजन होता है एमॉर्फस सॉलिड का, वो क्या होता है, डेफिनिट होता है। ये ट्रू सॉलिड होते हैं और ये स्यूडो सॉलिड होते हैं, और सुपर कूल लिक्विड भी बोला जाता है। तो ये ट्रू सॉलिड है, ये स्यूडो सॉलिड है। अब ये ट्रू सॉलिड है, अब कैसे ट्रू सॉलिड है हम तो देख लिया भाई साहब, इसमें सारा कुछ रेगुलर है, इसी के लिए ये ट्रू है। ट्रू मतलब एकदम सही। अब स्यूडो का मतलब होता है झूठा, झूठ। स्यूडो कहने का मतलब झूठ होता है, यानी ये झूठा सॉलिड है नाम का सॉलिड है सिर्फ। क्यों भाई? और इसका दूसरा नाम सुपर कूल लिक्विड भी है। क्या? इसका दूसरा नाम सुपर कूल लिक्विड भी है। अब सुपर कूल लिक्विड क्या है, यहां पर आप देख रहे हैं ये शीशा है, ये क्या है, ये ग्लास है। दिस इज ग्लास। अब ये समझ में आएगा क्या है, दिस इज ग्लास।
अब ये ग्लास का पिक्चर हमने क्यों यहाँ पर डाल दिया, इसका कारण है क्योंकि ग्लास जो होता है ना, ग्लास में अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स में बना लेता हूँ, ठीक है, एक मिनट, देखो समझना है कि ये जो ग्लास के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि स्लोली, ऐसा नहीं कि एक दो दिन में, उसको भी मतलब 10 साल, मतलब बहुत टाइम लग जाता है। यह जो ग्लास के जो पार्टिकल्स होते हैं ग्लास में, वो धीरे धीरे नीचे आने लगते हैं, क्या होते हैं, धीरे धीरे नीचे शिफ्ट होने लगते हैं, ठीक है ना, उसी को तो सुपर कूल लिक्विड बोला जाता है। समझ में आया? तो हमारा जो ग्लास होता है, जैसे आप देखे होंगे अपने घर के, जो पुराना घर होगा, ठीक है, उसमें क्या होगा कि ऊपर वाला जो शीशा होगा ना, ऊपर वाला जो ग्लास होगा धीरे धीरे देखे होंगे पतला हो गया होगा और नीचे वाला मोटा हो गया होगा। तो वही बात है कि धीरे धीरे क्या होता है ना कि ग्रेविटी के कारण, क्या ग्रेविटी के कारण वो धीरे धीरे उसका जो पार्टिकल्स होता है ग्लास का, वो धीरे धीरे नीचे शिफ्ट होने लगता है। इसी के लिए ऊपर से, यानी ये जो ग्लास है ऊपर से क्या हो जाता है, थिन हो जाता है, पतला हो जाता है, और नीचे से क्या हो जाता है, थिक हो जाता है। समझ में आया? ऊपर से पतला हो जाता है, नीचे से थिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं ऊपर में, वो क्या धीरे धीरे नीचे शिफ्ट हो जाते हैं, धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, नीचे शिफ्ट हो जाते हैं, ग्रेविटी के कारण। किसके कारण? ग्रेविटी के कारण। इसमें बहुत टाइम लगता है, ऐसा नहीं एक दो दिन में हो जाता है, बहुत टाइम लगता है। समझ में आया? तो वही होता है हमारा जो एमोर्फस सॉलिड होता है, वो क्या होता है, सुपर कूल लिक्विड होता है, या इसको स्यूडो सॉलिड भी बोलते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। एनसीईआरटी क्वेश्चन में ये वाला दिया हुआ है कि ये जो ग्लास है उसको सुपर कूल लिक्विड क्यों बोला जाता है, तो हमने बता दिया, ठीक है, क्योंकि वो बहता है ना, धीरे धीरे फ्लो करता है। तो हम अभी बताएं कि भाई साहब ये जो हमारा सॉलिड होता है उसमें बहने की प्रवृत्ति नहीं होती है, लेकिन ये तो बह रहा है, इसी के लिए इसको स्यूडो सॉलिड बोलते हैं। झूठा है बेटा, ये झूठा है, सॉलिड वाला गुण इसको फॉलो नहीं कर रहा है, देख रहे हैं ना। चलिए, समझ में आया? अब देखिए अगला है इसका एग्जाम्पल, ZnS, क्वार्ज, डायमंड, NaCl, ये सारा एग्जाम्पल है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड का। ठीक है, कोई दिक्कत? अरे भैया कोई दिक्कत नहीं ना। ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये क्वार्ज क्या होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, डायमंड, NaCl, ये सारा क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इसमें जो भी पार्टिकल्स होंगे वो रेगुलर तरीके से मैनर में अरेंज होंगे। अब अगर हम एमोर्फस सॉलिड का एग्जांपल है तो बात करेंगे इसमें पॉलीथीन की, प्लास्टिक की, पाउडर की, चौक की। ठीक है, तो ये सारा क्या होता है, ये सारा हमारा एमोर्फस सॉलिड होता है। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इरेगुलर तरीके से अरेंज होते हैं। ठीक, चलिए ये भी आपको समझ में आ गया। एक यहाँ पर और इंपॉर्टेंट बात मैं करना चाहता हूं कि ये जो क्वार्ज होता है, ये जो क्वार्ज होता है, क्वार्ज से क्वार्ज ग्लास कैसे बनता है? ठीक है, क्वार्ज से क्वार्ज ग्लास कैसे बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया गया है, तो मैं बता देना चाहता हूं यहाँ पे। ला ला ला, क्वार्ज से क्वार्ज गिलास कैसे बनेगा? तो क्वार्ज को क्या करो आप, हीट करो, क्वार्ज को क्या करो, हीट करो। तो जैसे ही क्वार्ज को हीट करके तुरंत सडनली क्या करोगे, कूल करोगे, क्या करोगे, कूल करोगे, तो हमारा क्वार्ज गिलास बन जाएगा। ठीक है, क्या करना है, कुछ नहीं करना, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, लिखना है हीट क्वार्ज एंड जस्ट cool it, it converts into quartz glass। आ गया समझ? कुछ नहीं करना, क्वार्ज लेना है और क्वार्ज को हीट करना है और तुरंत उसके बाद कूल कर देना है और तुरंत क्वार्ज गिलास में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एग्जांपल भी मैंने दे दिया। तो भाई साहब ये पूरा चीज अगर आपका क्लियर हो गया है तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए।
फिर हम बात करते हैं, अब तो शायद कंप्लीट हो गया आज के क्लास में, बस इतना ही। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देना है, ये अभी तक अगर आप एजुकेशन बाबा ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो क्या चीज़ का वेट कर रहे हैं ये बताइए, क्योंकि यूट्यूब पर तो आपको केमिस्ट्री का क्लास फ्री में मिल रहा है, और सारा क्लास करने के लिए भाई साहब अब भी जस्ट एजुकेशन बाबा ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहां पे इंडिया के टॉप लेवल के टीचर्स पढ़ा रहे हैं भाई साहब, आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। 24 आवर्स जो है आपका डाउट का समाधान किया जाता है। इसी के लिए भाई साहब यहाँ पर बहुत ही टीचर से मस्त तरीके से पढ़ाएंगे, तो एजुकेशन बाबा का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें, ठीक है। यहाँ पर कोई भी अगर आपको क्वेरी हो, इसे पूछना हो कोई भी बात, तो आप कॉल कर सकते हैं ये नंबर पे, ठीक है, या व्हाट्सएप वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, अगर आप ऐप परचेज करते हैं तो मेरा आप कूपन कोड इस्तेमाल करना ना भूलें। क्या है भाई साहब कूपन कोड? विजेता 10। अगर आप ये इस्तेमाल करेंगे तो आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे आने वाला है। इसके बाद वाला जो टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। फिर हम एमॉर्फस को नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एमॉर्फस में देख रहे हो इरेगुलर तरीके से पार्टिकल्स अरेंज है, तो हम उसके बारे में क्या पढ़े, उसका अरेंजमेंट भाई साहब अच्छा है ही नहीं ना, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट बहुत घटिया है, तो क्या है हम उसके बारे में पढ़े। तो हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड का टाइप्स देखेंगे, वहां पर क्या क्या है, तो उसमें हम लोग अगले वीडियो में हम उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है बच्चों। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।